बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये सन 2020 अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग सीएसएस के पास्ट पेपर में से क्वेश्चन नंबर 6 और उसका बी पार्ट ना, ठीक है, वो लिया है और आज इसका इस सलूशन हम निकालते हैं। ठीक है, पहले एक दफ़ा इसको रीड कर लेते हैं क्वेश्चन में ना, और इसके बाद इंशाल्लाह इसका मैं सलूशन भी निकाल के आप लोगों को समझाता हूँ। मैं भी आसान लफ्ज़ों में मेरी आपको समझ आ जाए। ये कहता है कि असगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स फॉर 33 ईच। द current production level is 50,000 units, although only 40,000 units are anticipated to be sold. Units manufacturing costs are direct material 6 रुपये पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 9 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 4.5 पर यूनिट, टोटल फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1,80,000, मार्केटिंग एक्सपेंसेस 3 पर यूनिट प्लस 1 लाख पर ईयर। रिक्वायर्ड क्या हमसे मांगता है कि कहता है, इसमें दो ए और बी उसने पूछी है। ए में कहता है प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट यूजिंग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, बी में कहता है प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट यूजिंग वेरिएबल कॉस्टिंग। वेरिएबल कॉस्टिंग को मार्जिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये जो सबसे इजी क्वेश्चन था ना, यानी कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का ना, वो मैंने पहले सेलेक्ट किया है, इसको ना सॉल्व किया है। इसके बाद वो दूसरे जो 20 नंबर के आए हुए हैं या 10 नंबर के आए हुए हैं वो बाद में करेंगे। ये इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि पहले हमने फाइंड क्या करना है कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, ताकि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फार्मूला लगा के हम एजुस हल कर सकें। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि जो मतलब स्टूडेंट सीएसएस के या बीकॉम या एमकॉम के ना अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के रिलेटिव ना यूट्यूब पे वीडियो देखें तो उनको ये आसान वर्डिंग में समझ आ जाए। ठीक है, चलें हम इसको सॉल्व करते हैं अभी ना। सॉल्यूशन में हम ना सबसे पहले अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग रेट निकालेंगे जो कंपनी को इंटरनली पड़ रहा है। वैसे तो वो एक्सटर्नली जो अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है वो 33 का है ना, 33 पर यूनिट। और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कंपनी को कितने का पड़ रहा है, जैसा कि डायरेक्ट उसने बताया हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल की प्राइस 6 रुपये पर यूनिट और डायरेक्ट लेबर 9 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 4.5 पर यूनिट और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने किस तरह फाइंड किया है। ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है ना हमेशा फाइंड करना पड़ता है। ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्टिंग में ना, वो इसका फार्मूला ये है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को निकालने का ना। बजटेड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो उसने 1,80,000 दिया हुआ था, ठीक है, और एक्चुअल कैपेसिटी यानी कि कंपनी जो है ना कितने यूनिट्स बनाती है। एक्चुअल कैपेसिटी कंपनी के हैं 50,000 यूनिट्स। 1,80,000 को जब 50,000 पे डिवाइड किया, ये आ गया 3.6। तो यही हमारा फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रेट है। तो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 3.6 पर यूनिट आ गया, और जब इन सब को सम अप किया तो ये बन गए 23.1। ठीक हो गया। ये हमने ए उसकी ना अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट फाइंड करनी है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो हम ये रेट लगाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो उसने वेरिएबल कॉस्टिंग कही है ना, उसमें फ़िक्स्ड कॉस्ट नहीं आती है, उसमें वो जो है ना फ़िक्स्ड कॉस्ट का
जो है ना अलहदा से होता है जो उसके अंदर ना ट्रीटमेंट, वो मैं आपको बताता हूँ बाद में ना। ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को जब प्लस किया ये बन गया 19.5। यहाँ तक बिल्कुल होप्स के क्लियर है। सोल्यूशन करते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ना। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में, तो ब्रैकेट के अंदर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लिख लिया फॉर द मंथ एंडेड 31 मार्च सन 2020, ठीक है। ये FRA की बुक है, उसमें आपने ज़रूर सीखा होगा कि जब भी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जो भी कंपनी है उसका नाम लिखते हैं पहले, फिर इनकम स्टेटमेंट, फिर जो मंथ के अंदर पूछा जाए वो मंथ लिखते हैं। तो जैसा कि इसने सवाल के अंदर बताया हुआ था कि 40,000 की जो है ना सेल हुई है, जैसा कि 50,000 टोटल प्रोडक्शन थी जिसमें से 40,000 यूनिट्स उसने सॉल्व किए हैं। एक्सटर्नल जो उसने रेट लगाया है वो उसने 33 लगाया है, 33 पर यूनिट। तो 40,000 को जब 33 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 13,20,000, ठीक है। और CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंपनी को कितने का पड़ा है ये भी पता चल जाता है। ओपनिंग इन्वेंट्री में कुछ नहीं पड़ा था, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसा कि 50,000 की प्रोडक्शन हुई है, कंपनी को अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 23.1 रुपये पे पर यूनिट पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको 50,000 यूनिट से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 11,55,000। एंडिंग इन्वेंट्री में जैसा कि 10,000 यूनिट्स बच गए थे, ठीक है, उसको भी 23.1 से जब मल्टीप्लाई करें ये भी बन जाएगा 2,31,000, ठीक है। और 2,31,000 क्योंकि हमारे पास स्टॉक में 10,000 यूनिट्स क्योंकि हमारे पास स्टॉक में पड़े हुए हैं, तो 2,31,000 हम माइनस कर लेंगे तो पीछे आ जाएगा CGS एट नॉर्मल, यानी कि CGS स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल 9,24,000। और ये अंडर या ओवर अप्लाइड ऑब्जॉर्व्ड ओवरहेड का जो ट्रीटमेंट है ना ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होना है, और मार्जिनल कॉस्टिंग में भी मैं बताता हूँ किस तरह होना है, ठीक है। इसका ये तरीक़ेकार है कि वर्किंग में मैंने शो किया है अंडर या ओवर अप्लाइड ऑब्जॉर्व्ड ओवरहेड निकालने का ना। फिक्स्ड ओवरहेड जो निकालने का एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है 50,000, जो हमारा रेट था फिक्स्ड ऑब्जॉर्प्शन रेट ना 3.6 आया था, ठीक है। वो मैं निकाल के अब्जॉर्प्शन रेटिंग में आपको दिखाया भी है। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 1,80,000 बन गया। एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड उसने गिवन दिया वो भी 1,80,000 है। तो 1,80,000 में से 1,80,000 निकाले तो ज़ीरो आ गया, इसलिए इसका यहाँ पे कोई भी अमल जो है ना फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। यहाँ पे आप ख़ुद देख लें 13,20,000 में से 9,24,000 हमने माइनस कर दिए हैं, यानी कि CGS एट एक्चुअल ये जब हमने लेस किए तो 3,96,000 हमारे पास GP यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब लेस वेरिएबल कॉस्ट यानी कि जो मार्केटिंग के एक्सपेंस हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंस हो गए, ठीक है। इसने मार्केटिंग एक्सपेंस पे बोला हुआ था कि जितने भी यूनिट है 3 पर यूनिट, तो 40,000 जितने यूनिट इसने कहा सॉल्ड होंगे 3 पर यूनिट उसको ना मार्केटिंग एक्सपेंसेस पड़ेंगे। तो 40,000 यूनिट सॉल्ड हुए थे, 40,000 मल्टीप्लाई 3 तो ये बन गया 1,20,000। अदर एक्सपेंसेस क्वेश्चन के अंदर ही उसने 1,00,000 गिवन है, तो ये बन गए 2,20,000। अब 3,96,000 में से 2,20,000 हम जब लेस करेंगे तो ये बन जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट मार्जिन PM यानी कि 1,76,000, ठीक है। दोस्तों अब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कास्टिंग का जो है ना सवाल करने का सबसे ज़्यादा ये बेनिफिट है कि जिस तरह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में आपका आंसर जो है ना आपको पता चल जाता है, अगर टैली हो गया तो ठीक है। इसमें भी जब रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनती है ना लास्ट में मैं बना के आपको दिखाता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन जो है ना ये ठीक है कि नहीं, ठीक है। वो भी हमने निकालनी होती है, कुछ में तो वो मांगता है कुछ में वो नहीं मांगता, लेकिन हमने फिर भी बनानी होती है। ये बीच जूस इसकी करते हैं वेरिएबल या मार्जिनल कास्टिंग ना। वेरिएबल और मार्जिनल कास्टिंग एक ही होता है, ठीक है।
तो उसी तरह जिस तरह ए में असगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिखा इनकम स्टेटमेंट, लेकिन पहले ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग था, अब मार्जिनल कॉस्टिंग लिखा। फॉर द एंडेड 31 मार्च सन 2020 सेल्स 40,000 यूनिट्स और कंपनी ने जो बाहर एक्सटर्नल पर यूनिट सॉल्ट किया 33 के साथ इन मल्टीप्लाई किया, ये 13,20,000। अब कॉस्ट ऑफ वेरिएबल सॉल्ट, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सॉल्ट था, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वेरिएबल सॉल्ट। ओपनिंग इन्वेंट्री 0, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि 50,000 की कंपनी ने जो प्रोडक्शन की है तो मार्जिनल कॉस्टिंग में 19.5 पर यूनिट था, तो इसको इसके साथ 50,000 को 19.5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 9,75,000 बन गए। एंडिंग इन्वेंट्री में 10,000 यूनिट्स थे, 19.5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1,95,000 आ गया। एंडिंग इन्वेंट्री लेस होगी और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 7,80,000। अब ऐड वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंस, जैसा कि उसने बोला था जितने भी यूनिट सॉल्ड होंगे 3 पर यूनिट जो है ना मार्केटिंग एक्सपेंस पड़ेगा। तो 40,000 यूनिट सॉल्ड हुए थे, 40,000 मल्टीप्लाई 3 1,20,000, ये प्लस हुए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 7 और 8 और 9 लाख हो गए। 9 लाख को हम 13,20,000 से लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गई 4,20,000। ठीक है, यहाँ तक कोई भी मुझे लगता है डाउट नहीं होगा अगर आपने शुरू से वीडियो देखी है। लेस फिक्स्ड कॉस्ट हम निकालेंगे, वहाँ पे जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में था फिक्स्ड का जो ट्रीटमेंट था ना अंडर या ओवर अप्लाइड की तरह जो ना हुआ था, यहाँ पे बिल्कुल इजी है। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसने जैसे कि दी हुई है क्वेश्चन के अंदर ना 1,80,000, अदर कॉस्ट भी उसने दी है, ये इन दोनों को ऐड किया, ये बन गए 2,80,000। 4,20,000 में से 2,80,000 निकाले तो प्रॉफिट मार्जिन आ गया 1,40,000। ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ना इनका भी जो है ना आंसर हमें पेपर के अंदर ही पता चल जाता है हमने सही किया या गलत, क्योंकि जिस तरह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के अंदर ना 2 जवाब जो है ना टैली होते हैं, इस तरह ही इसके अंदर रिकॉन्सिलेशन ये स्टेटमेंट है। ठीक है, इसने नहीं रिक्वायरमेंट की लेकिन खुद हमने बनानी लाजमी है, क्योंकि इसके भी 2-3 नंबर वो लाजमी देता है। ये देखें प्रॉफिट जो है ना अंडर मार्जिनल कॉस्ट में कितना हुआ है, ये हुआ है 1,40,000। अब ऐड फिक्स्ड ओवरहेड डेफर्ड एंडिंग इन्वेंट्री, ये किस तरह आया, ये ओपनिंग इन्वेंट्री 0 था और एंडिंग इन्वेंट्री जैसा कि 10,000 था, 10,000 को हमने मल्टीप्लाई किया 3.6 के साथ। वो कौन सा 3.6, वो जो फिक्स्ड रेट हमने फाइंड करने के लिए निकाला था, ठीक है, ऑब्जर्वेशन रेट ना, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई किया तो 36,000 बन गए। वो माइनस में था, यहाँ ऐड किया तो ये जो है ना ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग के साथ 1,40,000 प्लस 36,000 तो 1,76,000 बन गए। 1,76,000 यानी कि हमारे आंसर, इसका मतलब है मैच आ गया, हमारा सवाल ठीक है, ठीक हो गया। दोस्तों मैं जो है ना ख़ुद, आप सोच रहे होंगे कि जो है ना ये ख़ुद क्या करता है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एमकॉम किया हुआ है। ठीक है, अभी एमएस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में ना, जहाँ पे अल्लाह पाक को मंजूर रहा वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। और साथ ये अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंस अकाउंटिंग ना, और इनके जो है ना पास्ट पेपर वगैरह मैं सॉल्व किया करूँगा, जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में आए होंगे वो आपकी खिदमत में जो है ना अपलोड किया करूँगा वीडियो। ठीक है, होप्स के ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी दूसरी वीडियो की तरह ना, और स्पेशली कोई ना कोई वीडियो किसी के ज़रूर काम की होती है, मतलब जो स्टूडेंट हैं ये कॉमर्स फील्ड के ना, दूसरे तो खैर मैं ये नहीं कह सकता उनके लिए मुफीद है। ठीक है, ये एक आपको पता स्पेसिफिक हर फील्ड होती है, जैसे कॉमर्स है ऐसे ही दूसरी फील्ड है मैथ की है, स्टैट की है, तो इसी तरह ये जो है ना कॉमर्स की फ़ील्ड के लिए फ़ायदेमंद होगी ये इन्फॉर्मेशन।